नमस्कार दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत होती है। चाहे वो सरकार अभी की हो, चाहे वो सरकार पास्ट की हो या आज से 100 साल पहले की हो, सिस्टम बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना कि सिस्टम अगर अच्छा है तो सरकार को चलाने में दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही कहते हैं ना कि लुब्रिकेंट वे में सरकार चलती है। तो ठीक सरकार को चलाने के लिए बहुत पहले, मतलब कि कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में एक प्रथा का निर्माण किया गया था जिसका नाम था इक्तादारी प्रणाली या इक्तादारी प्रथा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहला सवाल, ये इक्ता प्रथा थी क्या, कहाँ से आई और भारत में इसको किसने इस्टेब्लिश किया? तो दोस्तों, ये इक्ता प्रथा भारत की देन नहीं है। ये फारस क्षेत्र मतलब ईरान से फैली हुई एक प्रथा है जो धीरे 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 पश्चिमी एशिया में आकर इस्टेब्लिश हुई। तो इसका जन्मदाता कौन है? फारस, जिसको प्रेजेंट डे ईरान कहते हैं। और इक्ता प्रणाली के तहत भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी, जिसको प्रेजेंट डे हरियाणा कहते हैं, वो इक्ता के रूप में दिया था। और फिर उन्होंने अपने कई सारे गुलामों को इक्ता दी थी, जैसे कि कुम्बाचा, जो उनके गुलाम थे नसरुद्दीन कुम्बाचा, उनको उन्होंने सिंध का क्षेत्र इक्ता के तौर पर दिया था। सिंध को पहले आपका उच्च कहा जाता था। लेकिन भारत में प्रॉपर एक इक्तादारी सिस्टम को स्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इल्तुतमिश को, जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रही हैं। द फादर ऑफ द इक्तादारी सिस्टम इज, द क्रिएटर ऑफ द इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया इज इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों, राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। सिंपल सी बात है, आज अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं, इधर इट बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप जो काम करते हो उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। इक्तादारी प्रथा के तहत क्या था कि जितने भी इल्तुतमिश के राज्य में सैनिक थे और राज्य अधिकारी थे, उनको वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, जिसको इक्ता कहते थे। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने 1226 में शुरू किया था और इसका अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आते ही फिर से लोगों को वेतन के तौर पर रखना शुरू कर दिया था, वेतन देना शुरू कर दिया था। तो इसकी शुरुआत की थी किसने? इसकी शुरुआत की थी आपकी इल्तुतमिश ने। उसके बाद जाकर दोस्तों इसका पैटर्न बदल गया, मतलब इसकी रूपरेखा बदल दी गई। पूरी तरह ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, इसकी रूपरेखा बदल दी गई। खिलजी वंश में भी चला, तुगलक वंश में भी चला, लोधी वंश में भी चला, लेकिन इसकी रूपरेखा थोड़ी सी बदल दी गई अकॉर्डिंग टू डायनेस्टी। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। एक बहुत सिंपल सा मतलब है, आपको सैलरी के बदले में क्या दी जाएगी? भूमि दी जाएगी, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। इसका मतलब होता था इक्ता। इक्ता दो प्रकार की होती थी, बड़ी इक्ता और छोटी इक्ता। बड़ी इक्ता किसको दी जाती थी? ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों व सेना अधिकारियों को दिए जाते थे। ये इक्तेदार इक्ता भूमि में राजस्व वसूली के साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। मतलब जो बड़ी इक्ता जिनको दी जाती थी वो इक्ता वसूल भी करते थे और जो अपना काम था उसको भी प्रॉपर तरीके से निभाते थे। और छोटी इक्ता क्या होती थी? जो कि नॉर्मल सैनिकों को दी जाती थी। उनका भी काम क्या होता था? राजस्व को वसूल करना। मतलब मान लीजिए कि मैं कोई इक्तेदार हूँ, मुझे सरकार ने एक पर्टिकुलर इक्ता दिया, मेरा काम क्या होगा कि उस पर्टिकुलर इक्ते में से जितना राजस्व आ रहा है, जितना टैक्स आ रहा है, जितना मेरा खर्च निकल रहा है, उसको निकालने के बाद वो सारा का सारा राजस्व, वो सारा का सारा टैक्स किसको दे देना? सरकार के खजाने में दे देना। सिंपल सा मतलब। अब इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्यों इल्तुतमिश के दिमाग में आया कि भैया चलो इक्ता प्रणाली शुरू करते हैं? कारण मैं बताता हूँ आप लोगों को। इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिनसे राजस्व वसूली आसानी से ना हो, सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी। मतलब अब भाई सिंपल सी बात है, सुल्तानों के जो सल्तनत होती थी बहुत दूर दूर तक फैली होती थी। आज जो प्रेजेंट डे इंडिया है ये तो बहुत छोटा है,
पहले जो अशोक वगैरह राज करते थे, पहले जो बड़े बड़ी डायनेस्टी राज करती थी, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब इनके हिस्से में आता था। इनके लिए टैक्स वसूल करना दूर दूर के इलाके में बड़ा मुश्किल होता था और सरकार को घाटा भी होता था, इनकी डायनेस्टी को घाटा होता था। तो इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इक्ता बांटते हैं और फिर उस इक्तेदार को जिम्मेदारी देंगे कि तुम्हें इस पर्टिकुलर ज़मीन से टैक्स वसूल कर कर सरकार के राजस्व में डालना है। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी प्लान थी। ये इक्ताएँ सुल्तानों की प्रशासनिक और सैनिक सेवा करने के बदले प्रदान की जाती थी। मतलब कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको इक्ता दी जाएगी। इक्ता से आप जो भी टैक्स वसूल करोगे, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप रखोगे, बाकी आप सरकार के राजस्व में डाल दोगे। इस प्रकार सुल्तानों ने इक्ताएँ बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सल्तनत का प्रभाव स्थापित किया तथा नियमित रूप से राजस्व भी वसूला। दूसरी तरफ संबंधित अधिकारी को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अपनी योग्यता के अनुरूप वह राजस्व प्राप्त करता था। तो बहुत सही कारणों के लिए, बहुत ही सही गोल के लिए इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी। अब जो इक्तेदार होता था, जिसको इक्ता प्रोवाइड किया जाता था, उसका कार्य क्या है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा और मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्य को पूरा करता था। जो भी आपको ज़मीन दी गई है वहाँ पर आप अपना प्रशासनिक व सैनिक कार्य पूरा करेंगे। इक्ता से प्राप्त राजस्व में से अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा कराते थे। और इस रकम को क्या कहते थे, जो कि वो राजस्व के तौर पर जमा कराते थे, उसे कहते थे फवाजिल। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था तथा इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था। मतलब एक बात बहुत सिंपल सी है, मान लीजिए कि मुझे कोई इक्ता दे दी गई, ठीक है, वहाँ पर मैं सुल्तान के नाम से राज्य करूँगा, मतलब उस पूरे के पूरे इक्ते का राजा मैं कहलाऊँगा, ठीक है। मेरी सैनिक रहेंगे, जो भी मेरा खर्च, जब मैं टैक्स वसूलूँगा अपने पर्टिकुलर इक्ते में से, जो भी मेरा वेतन रहेगा, जो भी मेरे सैनिकों का खर्च रहेगा, जो भी मेरा प्रशासनिक खर्च रहेगा, उसके अलावा जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो मैं सरकार के खजाने में जमा कर दूंगा, मतलब कि इल्तुतमिश के खजाने में जमा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो वंश है वो हेरिडिटरी नहीं होगी, मतलब मेरे बाद ज़रूरी नहीं है कि मेरे बेटे को मिले। बाद में कई सारे वंशों ने इसको वंशानुगत कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश के वक्त ये वंशानुगत नहीं था और मुझे सिक्के चलाने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर हर तरह के इक्तेदार अपना सिक्का चलाने लगे तो एक पर्टिकुलर राजा के राज्य में कितने सारे सिक्के चलेंगे, कितने सारे राजा हो जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इक्तेदार का पद हस्तांतरणीय होता था, मतलब ट्रांसफरेबल होता था। समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों का स्थानांतरण करता था। यहाँ पर इक्तेदार पर सुल्तान का अधिकार झलक रहा है। इस प्रकार राजपूत कालीन सामंती पद्धति में सुल्तान का अपने इक्तेदार पर अधिक नियंत्रण था। मतलब कि ये एक तरह का ट्रांसफरेबल जॉब था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इक्ता मिल गई आप मरते दम तक उसी इक्ता पर इक्तेदारी करोगे, नहीं, आप हर समय समय पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि आज गवर्नमेंट जॉब में आपको किया जाता है। लेकिन फिरोज़ तुगलक ने आते ही इस जो इक्तेदारी की प्रथा थी उसको वंशानुगत कर दिया, ठीक है। इसी के काल तक ये वंशानुगत रहा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। इक्तेदार या इक्ता प्रथा को प्रशासनिक रूप इल्तुतमिश ने दिया था तथा उसने पद को स्थानांतरित रखा था, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लोदी काल में इक्तेदार को वजहदार कहा जाता था। तो उम्मीद है अब आप लोगों के समझ में आया होगा कि इक्तेदारी प्रथा थी क्या, इक्ता का मतलब क्या होता है और डिफरेंट सल्तनत में इक्ता की जो पैटर्न है वो किस तरह बदली। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। डू सब्सक्राइब गुरु घंटा।